हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्लासेस। आई एम रिम्पी योर फ्रेंड। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये, एंड सबसे लंबा चैप्टर है आपका ये। आपने ज़रूर अकाउंट्स में पढ़ा होगा चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, सब कुछ आपने पढ़ा है। बट हम पढ़ रहे हैं लीगल एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग, हम चीज़ों को लीगल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स में यस कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का, बट जब आप उसको एज अ लॉ पढ़ते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। लॉ बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, इसके सेक्शंस लर्न करना बहुत ईजी है, बट कंडीशन ये है कि आपके अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए, एक विल पावर। यस, हम कर सकते हैं, एक प्रॉपर आपकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए अगर आपको सेक्शंस लर्न करने हैं। तो गाइज़, आज का ये वीडियो आपको कराऊंगी तो मैं कंप्लीट, लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक हाईलाइट है, बिकॉज अनअकैडमी पर मैंने कंप्लीट फुल फ्लैश कोर्स, बिल्कुल फ्री कोर्स मैंने क्रिएट किया हुआ है आपके लिए। उसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं, ऑलमोस्ट मैंने 19 चैप्टर उसके अंदर अपलोड किए हुए हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने रिसेंटली चैप्टर्स जो अपलोड किए हैं, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवियट एम्प्टर, एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं, लाइक व्हाट इज़ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1930 एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल एंड सो ऑन। सो कुल मिलाकर मैंने 19 चैप्टर्स अभी फ़िलहाल अपलोड किए हुए हैं, एंड जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो है मेरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बट ये वीडियो मैं अपने खुद के चैनल, जो कि सिर्फ आप ही के लिए मैंने बनाया है, इस पर भी ज़रूर डालूँगी। बट आपको अगर बाकी लेसन्स देखने हैं तो आप उस कोर्स में ज़रूर जाइए, एनरोल ज़रूर कीजिए, बिल्कुल फ्री कोर्स है। बस आपको फॉलो पर क्लिक करना है, बस इतना ही है। बाकी आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। गाइस, जिस तरीके से कंपनीज एक्ट 1956 था और उसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हुई और कंपनी एक्ट 2013 बन गया, इसी तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स में भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई, चेंजेस हुए, एंड इसका ये जो एक्ट है ये भी हमारा चेंज हुआ है। बट ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, बिकॉज आपके नेट के सिलेबस में है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो हमें इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, है ना। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। नेगोशिएबल का मतलब जिसको आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाइक आप मनी को बहुत इजीली ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बट ये मनी नहीं होता, एग्जैक्ट मनी नहीं होता ये, ठीक है, लेकिन आप इसको मनी की तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नेगोशिएबल का मतलब। एंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया जाता है किसी पर्सन के फेवर में, ठीक है। गाइज, अभी आपको ये डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, बट जब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, मैम बच्चे सोच रहे होंगे स्टोरी, बट यस, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका उस स्टोरी में होगा, क्योंकि आप एग्जाम तभी कर पाएंगे जब आपको चीज़ें याद रहेंगी, और चीज़ें आपको कैसे याद रहेंगी, स्टोरीज़ के थ्रू याद रहेंगी, बिकॉज बच्चा कभी भी स्टोरीज़ को नहीं भूलता। बाकी चाहे कुछ भी याद ना रहे, बट स्टोरीज़ तो बच्चा हमेशा ही बच्चे के माइंड में रहती है। तो इसलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको लर्न भी हो जाएगा, आप चीज़ों को समझ भी जाएंगे। तो देखते हैं, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, ये एक्ट हमारा कब से चलता आ रहा है। ये हमारा एक्ट बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी तब से हमारा ये एक्ट इंडिया में चलता आ रहा है। ये एक्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस एक्ट में अभी तक कुछ भी डिलीशन नहीं हुआ, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। जो अमेंडमेंट्स होती गई उसमें अमेंडमेंट से कुछ ना कुछ इस एक्ट में ऐड ही हुआ है, लेकिन कुछ डिलीट नहीं हुआ। इतना इम्पॉर्टेंट है, एंड ये अभी भी फोर्स में है, इसको अभी भी यूज़ किया जाता है, एक बहुत पॉपुलर है ये, है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। सो गाइज, आपको ये तो पता है कि 1881 के ईयर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को इनेक्ट किया था, लेकिन कौन से एक्ट के अंदर, एक्ट नंबर 26 एंड ईयर 1881। किन्होंने इनेक्ट किया था इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे इनेक्ट किया था 9 दिसंबर 1881 में, एंड ये कमेंस कब हुआ था? 1 मार्च 1882। ध्यान दीजिए,
9 दिसंबर 1881 को इसकी अनेक्ट हुई थी एंड 1 मार्च 1882 को ये कमेंस हुआ था, एक्चुअल में शुरू हुआ था ये एक्ट हमारा। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बेसिकली 3 होते हैं सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। अब सेक्शंस कैसे लर्न करने हैं आप फील करिए, देखिए सेक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूस सीरीज में है 4, 5, 6 है ना, 4, 5, 6। मैं बार पूछूंगी आपसे इस पूरे लेसन के, तो पूरे जब तक मैं आपको ये लेसन कराऊंगी पूरे लेसन आपसे चीज़ें पूछती रहूंगी जिससे आपको चीज़ें ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगी। सो गाइज जो सेक्शंस हमारे कॉन्टिन्यू सीरीज में चल रहे हैं 4, 5, 6 है ना, तो 4 पे है आपका प्रोमिसरी नोट, 5 पे है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड 6 पे है चेक्स। सो सेक्शन 13 कहता है हमारे सिर्फ 3 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। ये डेफिनेशन आपको मैं लास्ट में कराऊंगी, पहले आपको मैं पूरी एक स्टोरी सुनाऊंगी, जब आपको मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी तो आप खुद कहेंगे मैम आप रहने दीजिए हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। सो गाइज इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में इसकी हिस्ट्री जानेंगे। हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले जब ये एक ड्राफ्ट बनाया गया ना, जब हम किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं, तो एक ड्राफ्ट बनाया गया, सबसे पहले बनाया गया ड्राफ्ट 1866 में। और ये किन्होंने बनाया था, 3rd इंडियन लॉ कमीशन ने इसको ड्राफ्ट किया था एंड इसको 1867 दिसंबर में इंट्रोड्यूस किया था, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के बाद सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया गया। ओके, देन इसे अगेन रीड्राफ्ट किया गया 1877, यानी 10 साल के बाद जो ये बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो ड्राफ्ट बनाया था वे अगेन 10 साल के बाद रीड्राफ्ट किया गया। बिकॉज क्यों किया गया रीड्राफ्ट, बिकॉज बहुत इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। किन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, लोकल गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज़ किया, हाई कोर्ट्स ने क्रिटिसाइज़ किया एंड जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था जो रीड्राफ्ट हुआ था 1877 को। बिल को वापस रिवाइज़ किया गया और ये बिल को किसने रिवाइज़ किया, सिलेक्ट कमेटी ने रिवाइज़ किया। फिर अगेन 1880 जो सेक्रेटरी है स्टेट के उनके ऑर्डर के बेसिस पे बिल को न्यू लॉ कमीशन को रेफर कर दिया गया, ठीक है। एंड न्यू लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पर बिल को वापस रीड्राफ्ट किया गया और वापस सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया, जिन्होंने वे सारी रिकमेंडेशंस को ऐड किया जो न्यू लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था। फिर ड्राफ्ट को जो हमारा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हुआ, ये एक्ट हमारा 4th टाइम वापस इसको 4th टाइम प्रिपेयर किया गया था इस ड्राफ्ट को और काउंसिल में भेजा गया और वहाँ पर इसको पास किया गया था 1881 में। तब जाकर हमारा ये 4th टाइम जब ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया तब हमारा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बना। बिकॉज 1881 के अंदर ही इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिली थी, ठीक है, इस ड्राफ्ट को पास कर दिया गया था एक लॉ के अंदर। ओके, सो दैट्स वाई 1881 के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को एक प्रॉपर एक्ट बना दिया गया, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको सब कुछ ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, राइट। सो उस टाइम यानी 1881 की मैं बात कर रही, उस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कौन सा रहा होगा, सोचिए, थिंक अबाउट इट। सो द आंसर इज हुंडी। आपने सुना भी होगा इस वर्ड को, हुंडी। ये 12th सेंचुरी से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, कहीं पर आपको 16th सेंचुरी दिखाई देगा। सो दोनों ही आंसर आपके ठीक रहेंगे और अब तक हुंडीज को यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म है, बहुत ज़्यादा, यानी एक पुराना क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जिसको अभी तक यूज़ किया जाता है गाइस। इसको किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हुंडीज का यूज़ किया जाता है, रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट्स की तरह इसका यूज़ किया जाता है। रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है हुंडीज के थ्रू मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक कंट्री से दूसरी कंट्री। ओके, तो आरबीआई कैसे डिस्क्राइब करती है हुंडी को, ये कि एक ऐसा अनकंडीशनल ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है, और वो भी अनकंडीशनल जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। एक ऐसा ऑर्डर है जो राइटिंग में होता है और जो दूसरे पर्सन को ऑर्डर देता है कि तुम्हें एक सर्टेन सम ऑफ मनी यानी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी पे करना है उस पर्सन को जिसका नाम उस हुंडी में मेंशन है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कितने तरह की हुंडीज होती है गाइस। हुंडीज 10 तरह की होती है।
एक सेकेंड देखिए, सहयोग हुंडी, दर्शनी हुंडी, मुद्दती हुंडी, नामजोग हुंडी, फुरमनजोग हुंडी, धानीजोग हुंडी। देखिए टोटल 10 टाइप्स की हुंडीज़ होती हैं, ठीक है, जो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो मेडिवल इंडिया में इसको डेवलप, मेडिवल का जो पीरियड चल रहा था उसमें ये डेवलप हुआ था और ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब थोड़ी सी मैं आपको हुंडी की भी हिस्ट्री बताती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए जो मर्चेंट है बनारसी दास, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मर्चेंट जिनका नाम है बनारसी दास, उनका जन्म 1586 में हुआ था और उन्होंने 200 रुपये की हुंडी रिसीव की थी अपने फादर से, ठीक है। एंड और उस वजह से ये एनेबल हो गए थे कि ये अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाए। तो ये कॉलोनियल रूल की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी। तो वे हुंडी सिस्टम को एक पारंपरिक रूप से लेने लग गए, यानी ट्रेडिशनल मानने लग गए, लेकिन उन्होंने उसको इनफॉर्मल नहीं माना, अनौपचारिक नहीं माना हुंडीज़ को, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। वे थोड़ा सा मतलब रेलेक्टेंट फील कर रहे थे, थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे इसके अंदर इंटरफेयर करने से हुंडीज़ में, लेकिन वे ये चाहते थे कि टैक्स लगाया जाए, यानी हुंडीज़ को टैक्स कलेक्शन में भी यूज़ किया जाता था, ओके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये एक बहुत अच्छा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का, तो ये टैक्स लगाना चाहते थे ट्रांजैक्शंस पे जो भी हुंडीज़ के थ्रू की जा रही है। तो जो ऑफिशियल हुंडी जो फॉर्म्स होते थे उसके ऊपर, उन फॉर्म्स के ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प होती थी, एक इमेज होती थी उस टाइम, जो मैं आपको बता रही हूँ, ब्रिटिश मोनार्च क्वीन विक्टोरिया की, ठीक है। तो गाइस ये कुछ हिस्ट्री थी हुंडी को लेकर। एंड नेक्स्ट अब मैं आपसे सीधा बात करूंगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आपके आएंगे प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा है सेक्शन 5, प्रोमिसरी नोट है सेक्शन 4 एंड चेक्स हमारे है सेक्शन 6, ओके। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करने वाली हूँ कंप्लीट बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। गाइज आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इन सभी हुंडीज़ के मतलब को समझना है डिटेल में। अगर येस तो आप मुझे कमेंट में येस बताइए, मैं इमीडिएट आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, ओके। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो इसी जस्ट नेक्स्ट मेरी रहेगी बिल ऑफ एक्सचेंज पे, एंड अनअकैडमी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी। आप पहले लेसन्स देखिए, आपको लेसन ज़रूर अच्छे लगेंगे। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो आप आईडी को फॉलो कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।